नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं साइंस, जो आपके सुपर टेट, सी टेट, एमपी टेट वर्ग 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम आज इस साइंस के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हों, यदि हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी साइंस पढ़ने के लिए मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं। मानव शरीर। ठीक है, तो हम मानव शरीर से हम शुरुआत करेंगे, आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाते जाएंगे। तो मानव शरीर किस प्रकार से बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। मानव शरीर जो है हमारा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका का सेल से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, तो सेल ऊतक मिलते हैं, ऊतक से हमारे अंग बनते हैं, अंगों से हमारे फिर अंग तंत्र बनते हैं। अंग तंत्र क्या है, मतलब जब कई अंग मिल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अंग तंत्र बोलते हैं। जब कई अंग तंत्र मिल जाते हैं तो हमारा क्या, मानव शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये है हमारा मानव शरीर किस प्रकार से बनता है। कोशिका, ऊतक, अंग तंत्रों, फिर से हमारा मानव शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, अब अंग तंत्र कौन कौन से हैं तो इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहला है हमारा पाचन तंत्र, दूसरा है श्वसन तंत्र, तीसरा है परिसंचरण तंत्र, चौथा है उत्सर्जन, प्रजनन, तंत्रिका, प्रतिरक्षा, कंकाल, पेशिये और अंतःस्रावी तंत्र। ये कुल हमारे कितने तंत्र हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। तो कुल हमारे 10 तंत्र हैं जो हमारे मानव शरीर पर कार्य करते हैं। तो ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनको हम बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक में उठाते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीशन सिस्टम। ठीक है, तो हम एक्सक्रीशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ाते जाएंगे। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है इंद्रेश कुमार साहू। ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हर वीडियो आपको टाइम टेबल मिलती रहे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा है पहला टॉपिक उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीशन सिस्टम। ठीक है, तो हमें सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले, तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे उत्सर्जन क्या है। क्या जानेंगे कि उत्सर्जन क्या है। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे पहले कि मानव द्वारा व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, हमारा उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो उत्सर्जन क्या कहलाता है कि मानव द्वारा व्यर्थ पदार्थों को, जो हम व्यर्थ पदार्थ हमारे होते हैं। अब व्यर्थ पदार्थ क्या है, जैसे हम कुछ चीज़ खाते हैं तो कुछ चीज़ हमारे जो पदार्थ हम खाते हैं उन पदार्थों से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और एनर्जी के बाद जो पदार्थ हमारे शेष बचता है उसे हम कहते हैं व्यर्थ पदार्थ। तो हम इससे बाहर निकालना भी पड़ता है, शरीर से क्या हमें इसे बाहर निकालना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जब एक अंग हमारा किसी भी व्यर्थ पदार्थ को उत्सर्जन करेगा तो उसे हम उत्सर्जन बोलेंगे। जब कई अंग मिल जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, हम जब कई सिस्टम मिल जाएंगे तो हम उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। जैसे कि हम आपको समझाते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण लिया मांस का। ठीक है, मांस में हमारे प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, जब प्रोटीन हमारी जब क्रिया करती है तो हमारा अमीनो एसिड मिलता है और अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है, जब प्रोटीन हम अपने शरीर में जाती है तो हमारे अमीनो एसिड प्राप्त होता है और हमारा अमोनिया भी पदार्थ
एक क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। तो अमीनो एसिड हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो ये हमारा एक उत्सर्जन के रूप नहीं सॉरी तो ये हमारी एक एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा के रूप में हम इसे ग्रहण कर लेते हैं। और अमोनिया को क्या है, HNO3, अमोनिया को हम क्या करते हैं, हमें बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अमोनिया को हमें किस प्रकार से बाहर निकालना है वो हमें से समझाएंगे इस ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। तो अमोनिया हमारे शरीर से बाहर निकालना ही पड़ती है। तो अमोनिया को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसी डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि उत्सर्जन के प्रकार कितने होते हैं और उत्सर्जी पदार्थ क्या है, कितनी जल की हमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जब हम किसी भी जहाँ अपने शरीर से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं तो हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। तो कितनी जल की आवश्यकता पड़ती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जब हम NH3 अमोनिया को हम जब बाहर निकालेंगे तो हम मनुष्य में आपकी बात करते हैं, पहले सबसे पहले मनुष्य में, ठीक है। तो मनुष्य सीधे तौर पर अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें मनुष्य में जल की आवश्यकता की मात्रा कम होती है। क्या होती है? जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। मनुष्य में जल की मात्रा हमारी 4 से 5 लीटर की होती है। तो इतने में हमारे सीधे अमोनिया बाहर उत्सर्जित नहीं होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, तो फिर हमारी अमोनिया होती है तो हम उसे CO2 से क्या कराते हैं, क्रिया होती है। जब हम अमोनिया को जब बाहर निकालते हैं, आप यहाँ पर अच्छे ध्यान से समझना, मैं आपको ये हर एक टॉपिक आपको क्लियर कराऊंगा कि जब हम अमोनिया को जब मानव शरीर से बाहर करते हैं तो हमारी वो क्रिया हमारी CO2 से होती है, ठीक है। एक क्रिया हमारी कहाँ पे होती है? लीवर में होती है। कहाँ पर होती है? लीवर में होती है। जब ये क्रिया करता तो हमारा क्या बनाता है? यूरिया। क्या बनाता है? यूरिया बनाता है, ठीक है। ठीक, आई बात समझ में? क्या बनाता है? यूरिया बनाता है, ठीक। तो यूरिया को बाहर निकालना मनुष्य के लिए आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम यूरिया निकालने के लिए 50 ml जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकालने में 50 ml जल की आवश्यकता होती है। तो ये आसानी से मनुष्य यूरिया के रूप में व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकाल देता है, ठीक है। और अमोनिया को क्यों नहीं निकालता बाहर, तो मैंने बताऊं, तो अमोनिया को इसलिए बाहर नहीं निकालता डायरेक्ट, क्योंकि 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने के लिए 500 ml जल की आवश्यकता होती है। कितनी जल की आवश्यकता होती है? 500 ml। तो मनुष्य के पास 500 ml जल 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए मनुष्य अमोनिया को सीधे तौर पर बाहर नहीं निकाल सकता। तो अमोनिया को सीधे तौर पर बाहर कौन निकालेगा? जो परमानेंट जल में रहता है, ठीक है। ऐसे जीव जो परमानेंट जल में रहते हैं वो ही सीधे अमोनिया को डायरेक्ट बाहर निकालते हैं। जो जीव अमोनिया को डायरेक्ट बाहर निकालते हैं उन्हें हम बोलते हैं अमीनोटिलिक। क्या बोलते हैं? अमीनोटिलिक बोलते हैं, ठीक है। जो जीव जंतु अमोनिया को डायरेक्ट बाहर ना निकाल करके CO2 से क्रिया करते हैं, फिर हमारे यूरिया को बाहर निकालते हैं, क्या करता है? फिर हमारे यूरिया को बाहर निकालते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं यूरियोटिलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटिलिक बोलते हैं, ठीक। जैसे हमारे हुए मनुष्य, अन्य स्तनधारी और उभयचर जंतु, ठीक है। तो यूरियोटिक कौन कौन से जीव होते हैं? मनुष्य होता है, अन्य स्तनधारी होते हैं और उभयचर होता है, ठीक है। और जो जीव जंतु डायरेक्ट अमोनिया को बाहर निकालते हैं, उन्हें हम कहते हैं अमोनोटिलिक। जैसे मछली वर्ग, अन्य जलीय जंतु जैसे अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, क्योंकि ये हमारे परमानेंट जल में रहते हैं। जो परमानेंट जल में रहते हैं वो डायरेक्ट अमोनिया को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अगला। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि अमोनोटिलिक क्या होते हैं और यूरियोटिलिक क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं पढ़ाऊँगा आपको कि यूरिक अम्ल बाहर कैसे निकलता है और यूरियोटिलिक कैसे बोलते हैं, ठीक है। मनुष्य के बाद जब मनुष्य में 3-4 लीटर पानी रहता है, 3-4 लीटर पानी रहता है, और इससे कम पानी जिस जीव जंतु में रहते हैं,
तो वो सीधा यूरिया को भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो उनके लिए क्या होता है, तो अमोनिया से वो यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं, यूरिक अम्ल क्या बाहर निकालते हैं। तो यूरिक अम्ल को बाहर निकालने के लिए 1 ग्राम यूरिक अम्ल को बाहर निकालने के लिए 500 ml जल की आवश्यकता होती है। कितनी? 5 ml जल की आवश्यकता होती है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूरोकोटिलक बोलते हैं। यूरोटिलक क्या बोलते हैं, यूरोकोटिलक बोलते हैं। जैसे पक्षी वर्ग हुआ, कीट वर्ग हुआ और स्थलीय सरीसृप हुआ। ठीक है, इस क्या हुआ, स्थलीय सरीसृप हुआ। ठीक है, तो जो पक्षी वर्ग होते हैं, जो कीट वर्ग होते हैं, उनमें पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो उनके लिए हमारा यूरिक अम्ल होता है, जो 1 ग्राम यूरिक अम्ल को निकालने में 5 ml जल की आवश्यकता होती है। उसे हम बोलते हैं यूरोकोटिलक जंतु बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को जो डायग्राम हमारा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में आज मैंने आपको नीचे टेबल के माध्यम से भी बताया है, तो आप वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नीचे। देखो, जो मैंने आपको टेबल के माध्यम से भी है ना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। ठीक है, तो हमारा पहला है उत्सर्जन। तो पहला हमने टॉपिक बनाया है उत्सर्जन के प्रकार, उत्सर्जी पदार्थ, आवश्यक जल और उदाहरण। मोस्ट है इसके उदाहरण। ठीक है, तो आपको उदाहरण भी आपको समझने हैं, उत्सर्जी पदार्थ भी समझने हैं। पहला है हमारा अमीनोटिलक। ठीक है, पहला है हमारा अमीनोटिलक। ठीक है, अब अमीनोटिलक किन्हें बोलेंगे, तो मैंने आपको बताया था जो सीधे अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो जीव जंतु सीधे अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें हम अमीनोटिलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीनोटिलक बोलते हैं। तो कौन अमोनिया का सीधा उत्सर्जन करेगा, जो जिस जीव जंतु में जल की मात्रा अधिक होगी। आपको इस प्रकार से याद रहेगा कि जिस जीव जंतु में जल की मात्रा अधिक रहेगी वो ही सीधा अमोनिया का डायरेक्ट उत्सर्जन करता है। तो किसके पास जल ज़्यादा होगा, जो जल में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसे उत्सर्जन करने के लिए 500 ml प्रति ग्राम की आवश्यकता होती है। अमोनिया का उत्सर्जन करने में 500 ml प्रति ग्राम की आवश्यकता होती है। तो इसकी उदाहरण है हमारे मछली वर्ग, क्योंकि मछली हमारे सदैव पानी में रहती है। अन्य जलीय जंतु और जलीय सरीसृप। सरीसृप मतलब होता है क्या, सांप। क्या होते हैं, सांप। जो वे सांप जो परमानेंट जल में रहते हैं, पनिया सांप जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, क्योंकि जे परमानेंट जल में रहते हैं इसलिए इनके पास जल की आवश्यकता, जल इनके पास पर्याप्त होता है अमोनिया को बाहर निकालने में। ठीक है, दूसरा हमारा यूरियोटिलक। इसका हमारा उत्सर्जी पदार्थ है क्या, यूरिया। क्या है, यूरिया है। क्यों इसका पदार्थ यूरिया है, क्योंकि जे हमारे 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकालने में 50 ml जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने में 50 ml जल की आवश्यकता होती है। मतलब कहना यह है कि इससे थोड़ा कम, अमोनिया से थोड़ा कम जल इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, मनुष्य, अन्य स्तनधारी और उभयचर। उभयचर का मतलब जैसे मेढक हुआ। उभयचर का मतलब होता है जो जल और थल दोनों में रह सके। ठीक है, और इसके नीचे आता है यूरोकोटिलक। यूरोकोटिलक मतलब होता है इसका उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक अम्ल। क्या होता है, यूरिक अम्ल। इसको उत्सर्जन करने के लिए, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने के लिए 1 ग्राम में 5 ml जल की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम यूरिक अम्ल को बाहर निकालने में 5 ml जल की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, पक्षी वर्ग आता है, कीट वर्ग आता है। तो पक्षी वर्ग कीट वर्ग में क्या क्या, जैसे कॉकरोच हुआ, मच्छर हुआ, टिड्डे हुए, और स्थलीय सरीसृप। स्थलीय सरीसृप मतलब हुआ जैसे सांप हुआ और छिपकली हुई, है ना। तो इस प्रकार के हमारे जो जीव आते हैं
तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को उत्सर्जन के बारे में समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि ये उत्सर्जन प्रकार और उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं, कौन सा जीव कौन से उत्सर्जन करता है, कौन सा उसका उत्सर्जी पदार्थ है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं और समझा देता हूँ कि कौन सा जीव कौन सा पदार्थ को उत्सर्जन करता है और उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, जो जीव सबसे ज़्यादा जल में रहते हैं, जो जीव जंतु सबसे ज़्यादा जल में रहते हैं, उनके पास जल की मात्रा पर्याप्त होती है, तो वो सीधे अमोनिया को उत्सर्जन कर देता है। अमोनिया को उत्सर्जन करने में 1 ग्राम को 500 ml जल की आवश्यकता होती है, इन्हें हम बोलते हैं अमीनो टिलिक। ठीक है, जो डायरेक्ट अमोनिया को उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं क्योंकि जल की मात्रा कम होती है। तो जल की मात्रा किन में कम होती है, जैसे मनुष्य हुआ, अन्य स्तनधारी हुए और उभयचर हुए, इनमें जल की मात्रा थोड़ी कम होती है। तो ये हमारा यूरिया को उत्सर्जन करता है। 1 ग्राम यूरिया को उत्सर्जन करने में 50 ml जल की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे जीव जंतु को हम बोलते हैं यूरियोटिलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटिलिक बोलते हैं। ठीक है, और वे जीव जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, जैसे पक्षी वर्ग, कीट वर्ग, जिसमें कॉकरोच, मच्छर, टिड्डे आते हैं। तो इनमें क्या होता है, जल की मात्रा और कम होती है। क्या सबसे कम होती है? तो 1 ग्राम यूरिक अम्ल को बाहर निकालने में 5 ml जल की आवश्यकता होती है। इसलिए इस प्रकार के जीव जंतुओं को हम बोलते हैं यूकोटिलिक। ठीक है, हम अब आशा करते हैं आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ेंगे। अब चलेंगे आगे कि आगे क्या है। आगे हमारा मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, समझा दिया है कि कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनको उत्सर्जन करने के कौन से क्या बोलते हैं, जीव जंतु कैसे होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, ये हमारे 2 पॉइंट जो दिए गए हैं वो बहुत ही मोस्ट हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे। पहला हमारा कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी होता है। किडनी मतलब वृक्क होता है। ठीक है, मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा वृक्क के अतिरिक्त मनुष्य में निम्नलिखित उत्सर्जी अंग होते हैं। जो किडनी है उसके अतिरिक्त कौन कौन से होते हैं वो भी आपको समझना है। पहला तो हमारा किडनी होता है, मतलब वृक्क होता है, इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, दूसरा हमारा मूत्रवाहिनी, जिसे हम इंग्लिश में यूरेटर बोलते हैं, इसकी संख्या भी 2 होती है। तीसरा होता है मूत्राशय, जिसे हम इंग्लिश में यूरिनरी ब्लेंडर बोलते हैं, यूरिनरी ब्लेंडर, इसकी संख्या 1 होती है। और मूत्रमार्ग, चौथा होता है मूत्रमार्ग, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा, इसकी संख्या भी 1 होती है। ठीक है, ये वृक्क के अतिरिक्त मनुष्य में उत्सर्जी अंग होते हैं जो हमारे 4 दिए गए हैं: वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। ठीक है, इसे आप इंग्लिश में भी जानते रहिएगा, क्योंकि साइंस हमारी जो हमारी बायो होती है, जो हमारी साइंस में जो हमारी बायो होती है उसमें हमारे इंग्लिश के शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हमारे इंग्लिश के शब्द हमें जानते रहना है। इसलिए मैंने इसमें आपको साथ साथ में इंग्लिश के शब्द मैंने लिखे हुए हैं। तो अपन जैसे वृक्क को हम किडनी बोलते हैं, मूत्रवाहिनी के यूरेटर बोलते हैं, मूत्राशय को हम यूरिनरी ब्लेंडर बोलते हैं, और मूत्रमार्ग को हम यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं नोट। और नोट में क्या लिखा हुआ है कि लीवर, फेफड़ा, बड़ी आंत और त्वचा। कौन कौन से? लीवर हुआ, फेफड़ा हुआ, बड़ी आंत और त्वचा भी शरीर अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। देखो, कहने का मतलब क्या है, इस पॉइंट का कहने का मतलब ये हुआ कि वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग के अतिरिक्त भी कुछ और भी हमारे शरीर में होते हैं जो पदार्थों को सीधा उत्सर्जन करते हैं, व्यर्थ पदार्थों का, जैसे लीवर, फेफड़ा, बड़ी आंत और त्वचा भी हमारे अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? सहायक उत्सर्जी अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक उत्सर्जी अंग या अतिरिक्त उत्सर्जी अंग की श्रेणी में रखा गया है।
ठीक है। अब कोई पूछे कि मानव शरीर में कितने उत्सर्जी अंग हैं, तो 4 तो जो हमारे है ही हैं, वृक्क हुआ, मूत्रवाहिनी हुआ, मूत्राशय हुआ और मूत्रमार्ग। इसके अतिरिक्त जो सहायक उत्सर्जी अंग हैं वे भी हैं क्या, लीवर, फेफड़ा, बड़ी आंत और त्वचा। ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, जैसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्सर्जी अंग नहीं है। अब बताइए कि कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। तो पहला किडनी है, लीवर, यूरेटर और नन, कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, देखो किडनी भी हमारा उत्सर्जी अंग है, यूरेटर भी हमारा उत्सर्जी अंग है और लीवर भी है। जी मत समझना कि लीवर हमारा सहायक उत्सर्जी अंग है तो हम उत्सर्जी अंग में नहीं गिनेंगे, नहीं, उससे हम उत्सर्जी अंग में गिनेंगे क्योंकि वो भी हमारी एक सहायक उत्सर्जी अंग है। इसलिए इसका विकल्प होगा चौथा, नन, कोई नहीं। ठीक है। अब चलते हैं इस चित्र की ओर। ठीक है। जिस चित्र के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा, तो हम इस चित्र के माध्यम से हम अगली वीडियो में बताएंगे कि इस चित्र का कार्य क्या है, जिस किस प्रकार से कार्य करता है, किसका चित्र है, जिस चित्र काहे का बना हुआ है, तो हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल का नाम है इंद्रेश कुमार साहू को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। हमारी भी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।